उम्र तरीन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर पाकिस्तानी को पैमा शेरोज काशिफ हाल ही में केटू सर करके लौटे हैं। उनसे मिलने पैरागॉन सोसाइटी लाहौर में उनकी रिहाइश का पहुंचे। वालिद काशिफ सलमान के हमरा इस्तकबाल किया। सिर्फ 19 साल की उम्र में दुनिया की दो बुलंद तरीन चोटियों माउंट एवरेस्ट और केटू को सर करके कौमी हीरो बन गए। आप ये बताएं कि खतरों का खिलाड़ी बनना कैसा लगा? सबसे पहली बात यह है कि 11 साल की उम्र से मैंने इस काम का आगाज़ किया और पहाड़ों की तरफ नौजवानों का ना बहुत कम रुझान है आजकल। तो बस मैं एक अल्लाह की तरफ से ही एक सेलेक्टिव था इस चीज़ के लिए और माशाल्लाह पूरे कौम की दुआएं, माँ बाप की दुआएं थी। अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया और अपने मुल्क को जो है वो ये एजाज़ जो है वो मैंने दिया। खतरों से डर नहीं लगता? डर तो आपको लगता है, लेकिन वो आपके डर की जो है ना वो एक लेवल होता है बेसिकली। तो जो पहाड़ होते हैं ना वो आपके डर का लेवल बहुत कम कर देते हैं जब आप उनको क्लाइंब करना शुरू करते हैं। केटू दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन माउंटेन है और केटू को सर करने वाला जो है वो मैं सबसे कम उम्र तरीन कोपेमा हूँ पूरी दुनिया का। और 3 महीनों के अंदर ये पहली मर्तबा हुआ है कि एक 19 साल का लड़का जो है वो दुनिया की 2 बुलंद तरीन चोटियाँ करके है। और केटू जिस पे 45 और 50 दिन लगते हैं सर करने में, उसको मैंने 13 दिन में सर किया। गाइस, इस वक्त मैं केटू के कैम 1 से कैम 2 जा रहा हूँ। यू कैन सी कि कितना लंबा सफ़र है अभी और कितनी स्टीप है, और यू कैन सी कि मैं बैठा किधर हूँ। ये सब रॉक है। को पैमाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त किस तरह के खतरात से पाला पड़ता है? जब ऊपर से पत्थर गिरते हैं, ऊपर से बर्फ़ के तोते गिरते हैं, रास्ते में आपको जो है वो लाशें पड़ी मिलती हैं। ऊपर से जब बर्फ़ के तोते गिरते हैं तब वो नीचे इंसान और हैवान हो वो साथ लेके जाते हैं अपने। उसके बाद रॉक फॉल, पथराव, जो पहाड़ का पथराव होता है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। तो इनसे कैसे बचते हैं? हेलमेट होते हैं, अच्छे नॉन ब्रेकेबल हेलमेट्स होते हैं जिन पे पत्थर से बच सकते हो। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है पत्थर आ रहा है तो आपको एक सेफ जगह देख के नीचे बैठ जाओ ताकि पत्थर से बच जाओ। दूसरा सबसे बड़ा ख़तरा जो होता है वो होता है एक्सर्शन, थकना। थकावट की वजह से जो है ना वो इंसान उधर पहाड़ पे वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। ये कभी ऐसा हुआ कि मौत बिल्कुल आपको छूकर चली गई हो? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वाक़या तो नहीं हुआ, लेकिन इंजरी आई थी। ऊपर से पत्थर आके बिल्कुल इस जगह पे लगा था आके और बिल्कुल आंखों के सामने धुंधला हो गया था। और उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर जाके कैंप के अंदर रहे और अगले दिन फिर वापस नीचे की तरफ रवानगी। आपका ताल्लुक लाहौर और पंजाब से है। पंजाबी तो खानों के शौकीन होते हैं, यहाँ पहाड़ भी नहीं है। आपने ये शौक़ कैसे अपना लिया? मैं भी खाने का शौकीन हूँ, बट फैमिली से हूँ। एक तो कश्मीरी बट हैं हम लोग। और 11 साल की उम्र में पहली मरतबा अब्बू के साथ जो है वो मैं गया था शोग्रान वैली, मकड़ा पीक जो कि सिरीपाई मेडोज़ में वाक़ है। 4000 मीटर लगभग उसकी हाइट है। तो 11 साल का लड़का था, एक ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोच सकता है। मेरे भी ज़हन में ऐसा ही सवाल आया कुछ कि आखिर पहाड़ की चोटी पे क्या है। या तो वहाँ पे कोई मैदान है जहाँ पे लोग जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, या तो कोई मेले लगते हैं वहाँ पे। मैंने भी ज़िद की अब्बू से, मैंने कहा कि मैंने भी ऊपर जाना है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन 2 हफ्ते बाद ना हम कुछ
जैकेट्स वैकेट्स लेके आएंगे और ग्लव्स अच्छे लेके आएंगे ताकि तुम ऊपर जा सको। तो अगले हफ्ते बाद जो है वो जब मैं आया इधर दोबारा सिरीबाई मेडोज़ पे, तो तकरीबन 4 घंटे में वो पीक कर ली। अब्बू को यही था कि थोड़ा सा आगे जाएगा वापस आ जाएगा, शौक पूरा हो जाएगा इसका। तो वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ 4000 मीटर की। आज अल्हम्दुलिल्लाह 8,000 मीटर की बुलंद तरीन चोटियाँ सर की हैं और तीनों पे रिकॉर्ड हासिल है। At the top of Everest. Hello guys, right now I'm at the top of K2. आप में दूसरों से क्या चीज़ मुख्तलिफ है जो इतनी कम उम्री में आपने दुनिया के 2 बुलंद तरीन पहाड़ सर कर लिए? क्या आपके आसाब मजबूत हैं? आपकी जो सांस लेने का अंदाज है वो दूसरों से मुख्तलिफ है या कोई और खूबी है? आई थिंक सो कि मेरी विल पावर जो है ना, जो मेरे जिस काम को करने की मैंने ठान ली है, जो डिटर्मिनेशन है, आई थिंक सो कि वो मैं इस चीज़ को बड़ा फोकस रखता हूँ, हमेशा अपने गोल पे फोकस रखता हूँ। कोह पैमाई की दुनिया में आपको ब्रॉड बॉय के नाम से जाना और पहचाना जाता है। इस नाम की वजह तस्मिया क्या है? क्यों इस नाम से पुकारा जाता है? ये नाम जो है एक तरह से लक़ब बन गया एक। तो ये जो है वो मुझे तब दिया गया जब मैं ब्रॉड पीक को सर करने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र तरीन कोह पैमा बना। ब्रॉड पीक जो है वो 8,047 मीटर की दुनिया की 12वीं और पाकिस्तान की 4थी बुलंद तरीन चोटी है। तो ब्रॉड पीक को मैंने 17 साल की उम्र में सर किया और दुनिया का कम उम्र तरीन, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का कम उम्र तरीन कोह पैमा हूँ, उसको सर करने वाला। उसके बाद मेरी लाइफ पे जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री बनी जिसमें ब्रॉड पीक से लेके मकड़ा पीक से लेके A to Z वाक़यात का जिक्र किया गया। तो उस वक्त उस डॉक्यूमेंट्री का नाम द ब्रॉड बॉय रखा गया। तो द ब्रॉड बॉय फिर एक टाइटल बन गया, फिर लोग जो है वो शहरोज़ को कम ब्रॉड बॉय को ज़्यादा जानते हैं। थोड़ा कोह पैमाई के बारे में मालूमात में इजाफा कीजिए। कोह पैमाओं की जो टीम होती है उसमें कितने लोग होते हैं, कितने पोर्टर होते हैं, कितने कोह पैमा होते हैं, क्या क्या लेके जाते हैं साथ? टीम का तो जितना बड़ा ग्रुप होगा आपका वो तो एक नेसेसरी चीज़ नहीं है। जितना मर्जी बड़ा ग्रुप हो सकता है, जितना मर्जी छोटा ग्रुप हो सकता है, सोलो भी हो सकते हैं। बेसिकली कोह पैमा जो है ना वो 1 मैन आर्मी है एक। अगर मैं बात करूं सामान उठाने वालों की, तो जितने बंदे होंगे उसके साथ उतने सामान उठाने वाले होंगे उनके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो सामान उठाने वाला था, जो पोर्टर था, मैं एक आसान अल्फाज में बता, जो सामान उठाने वाला था वो बीमार होके वापस चला गया था। तो 20 kg मैंने अपने कंधों पे जो है वो उठा के 14 घंटे तक क्लाइंब किया। गाइस अभी जो है वो मैं कैंप 1 पे पहुंचा हूँ और इन लोगों के नो पोर्टर नो गाइड, मुझे जो भी उठाना पड़ना है। मैं काफ़ी थका हुआ था। तो ये भाई साहब ने जो है वो मुझे पानी दिया। आपका नाम क्या है? तपाई को नाम क्या हो? मेरो दोर्जी है मेरा नाम। तिम्रो देश के हो? नेपाल से। तो गाइस अभी मैं जो है वो कैंप 2 के लिए रवाना हो रहा हूँ। क्या क्या साथ लेके जाते हैं? हमारा बड़ा सूट होता है जो कि हम पहनते हैं। कुछ छोटे सिलेंडर्स होते हैं जिसमें हम खाना पकाते हैं। कुछ पैक फूड होते हैं हमारे पास। कुछ चॉकलेट्स होती हैं। स्लीपिंग बैग होता है। टेंट होता है। ऑक्सीजन बॉटल्स होती हैं। और हमारे पास पीने का कुछ सामान होता है। एनर्जी बार्स होती हैं। मेडिकल किट होता है। ये सब कुछ जो है वो एक कोह पैमा के पास होना ज़रूरी है। कितनी बुलंदी तक खच्चरों पर जाते हैं और क्या उससे आगे खुद पैदल जाना पड़ता है? बेस कैंप तक जो है वो खच्चर जाते हैं। कि वो कितनी बुलंदी पे है? वो 5,000 पे है। बेस कैंप पर बाकायदा कैंप लगे होते हैं क्या? बेस कैंप बेसिकली एक क्लाइंबर एक कोह पैमा का घर है जहाँ पे वो अपने टेंट्स वगैरह को सेट करता है, जहाँ पे वो अपना मेस टेंट लगाता है, बड़ा टेंट, जहाँ पे किचन टेंट होता है। बेसिकली जहाँ से आप रवानगी करते हैं। अब बेस कैंप तक तो आप ट्रैक करके पहुँच गए हैं, लेकिन बेस कैंप के बाद जो है वो असल क्लाइंब शुरू होती है आपकी।
बेस कैंप के बाद वही 70 डिग्री की स्लोप्स हैं, 80 डिग्री की स्लोप्स हैं जिन पे आपने क्लाइंब करना है। जो मुश्किल तरीन जगह है ना वो बेस कैंप के बाद आती कैंप पे हमेशा लोग रहते हैं मौजूद। है। बेस कैंप पे को पे मार रहते हैं, जिन्होंने ऊपर जाना होता है वो बेस कैंप पे रहते हैं आके। अब बेस कैंप ऊपर जाने का जो स्टेप्स हैं वो ये है कि पहले आपने कैंप 1 पे जाना है, आपने उसके बाद फिर वापस बेस कैंप पे आ जाना है। ऐसा क्यों? ये एक्लेमेटाइजेशन होती है बेसिकली, हाइट और अल्टीट्यूड के हिसाब से अपनी बॉडी को मेंटेन करना। आप जाते हैं, एक रात कैंप 1 पे रहते हैं, उसके बाद वापस बेस कैंप पे आते हैं, फिर एनर्जी बनाते हैं, 2-3 दिन रेस्ट करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, कैंप 1 पे रात रह के फिर कैंप 2 जाते हैं। इस तरह क्लाइंबिंग जो होती है वो होती है, क्योंकि जब अगर आप एकदम डायरेक्ट चले जाएंगे तो अल्टीट्यूड की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो है वो हेप हेज जैसी बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। हम उसको कहते हैं माउंटेन पे हाई अल्टीट्यूड सबरेल एडीमा, जिसमें आपके फेफड़ों में पानी आना शुरू हो जाता है, आपको अजीब अजीब चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, आप ग्लव्स उतार के फेंकते हो, कपड़े खोलने लग जाते हो अपने। गाइस इस वक्त हालत बहुत बुरी है यार, ये कहाँ लेटा हूँ यार। फैमिली से मुलाकात की। शहरोज का कोपरमाई का जो शौक है, इस पे आप काफ़ी पैसे लगाते हैं। आप भी इस शौक में शरीक हैं या सिर्फ बेटे को खुश करने के लिए करते हैं? मैं तो इसमें बस फाइनेंशियली सपोर्ट की हद तक हूँ। मैं कभी खुद पहाड़ों पे नहीं गया हूँ, तो उसमें यह है कि बस इसका शौक़ है, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है इस पे। डर तो लगता होगा, बेटा इतना खतरनाक खेल में है। डर लगता है बिल्कुल, स्पेशली जब ये K2 पे गया हुआ था तो बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि एक सतपाला वाला इंसिडेंस हुआ था। लेकिन बस इसके जब वो तस्वीरें आती हैं ऊपर से मुस्कुराते हुए, और वीडियो कभी कॉल कर देता है हमें या कोई वीडियो मैसेज भेज देता है, तो वो जितना ज़्यादा वो खुश होता है और जितना ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है, फिर हम लोग भी सुकून में आ जाते हैं कि ही इज़ ऑल राइट। कितना खर्चा आ जाता है इसके एक ट्रिप पे? माउंट एवरेस्ट था वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक लग गया था। लेकिन अब ये है कि एक नेशनल हीरो बन गया हुआ है, तो अब शायद कंपनीज़ आ रही हैं, इसको सपोर्ट करेंगी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी जो है वो कुछ ना कुछ इसको सपोर्ट करने के हक़ में है, तो इंशाल्लाह आगे चीज़ें इसके लिए बेहतर हो जाएंगी, जो इसका मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप क्या समझाते हैं इसे जब ये जाता है माउंटेनियरिंग करने? बिल्कुल, मैं इसको यही कहता हूँ कि पहाड़ों पे तो इंसान और अल्लाह के करीब हो जाता है, तो इसको मैं यही कहता हूँ कि दुआएं पढ़ के निकल, कोई रिस्क नहीं लेना, पहाड़ वहीं हैं, अगर कोई ऐसा ख़तरा हो तो वापस आ जाना, अगले साल फिर हो जाएगा। जब ये चोटी सर करके आया तो आपके क्या जज्बात थे? इसने K2 सर की तो इसके पास एक GPS ट्रैकर होता है जिसको हम लोग देखते रहते हैं, कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं कि इसकी कितनी एल्टीट्यूड पे जो है ये पहुंच गया है, कितनी हाइट पे चला गया है। तो वो ऑलमोस्ट यानी कि मैं क्या पूरा पाकिस्तान ही देख रहा होता है, जो इसके स्पेशली माउंटेनियर्स हैं। और वैसे भी ये 19 साल का है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा था। माउंट एवरेस्ट वाली रात तकरीबन 30 लाख लोग जो है वो देख रहे थे। K2 में भी इसी तरह था। तो जब ये तकरीबन ऑलमोस्ट 8611 के करीब जो है वो पहुंच गया, तो फिर हम लोग मतलब सब एक दूसरे से गले मिले और ख़ुशी का इजहार किया। और फिर जब ये आया तो एयरपोर्ट पे इसको लेने गए हुए थे। बहुत प्राउड मोमेंट है। एक छोटी सी उम्र का बच्चा और एक नहीं कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हुआ है। आपकी फैमिली में भी कोई कोपैमा, कोई इस तरह का स्पोर्ट्समैन है या ये पहला नौजवान है? नहीं, हमारी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा भी तो नारायण का खान तक गए हुए हैं, इसके आगे कभी नहीं गए। क्या खाने पीने का इन्हें क्या शौक है, क्या इनके लिए पकाती हैं? खाने पीने का तो ये इसको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, मतलब इसको इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं है, लेकिन पहाड़ों पे ये सब कुछ खा लेता है। यहाँ पे नखरे करेगा, मैंने ये नहीं खाना, मैंने गोश्त नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना। तो ये है कि नाश्ता ये ऑमलेट खाता है, चीज़ ऑमलेट खाता है। जब ये पहाड़ों पे जाता है तो आप पीछे से क्या दुआएं करती हैं? मेरी तो दुआएं, अभी ये यहाँ होता है तो दुआएं शुरू हो जाती हैं। तो ये है कि मैं बस दुआएं करती रहती हूँ सारा दिन सारी रात। और स्पेशली जब ये समिट के लिए जाता है तब तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला पे मुझे यकीन है। अल्लाह ताला जो है वो शहरोज़ माशाल्लाह उसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है
और इंशाल्लाह आगे भी देगा। आप में से दलेर कौन ज्यादा है, आप या काशिफ साहब? नहीं, मैं तो फिर भी हूँ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। ये तो बल्कि रोने भी लग जाते हैं, ये रोज़ याद आ रहा है। ये हमारा इसके साथ प्यार है, ये भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये भी मुझे कहता था, वहाँ से 2-3 दफ़ा इसने वीडियो कॉल की है तो कहता था दादू आपने नहीं जाना, क्यों मैं आऊँगा, आपने मुझे मिल के जाना है। ये जब पैदा हुआ है उस वक़्त हम लोग दुबई में थे, तो इसका खाना पीना, इसके कपड़े, इसके डाइपर, इसकी हर चीज़ दुबई से आती थी। 35 साल दुबई में रहे, फिर उसके बाद हम लोग अमेरिका चले गए, फिर उसके बाद भी यही है। इसके शूज़, इसने पहाड़ों पे जाना है, इसके वहाँ पे पहनने वाले कपड़े, जैकेट, जो चीज़ें भी हैं वो वहाँ से अमेरिका से इसकी आती हैं। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, बहुत कामयाबियाँ दे, और इसके बाप की बहुत हिम्मत है जिसने इसका ये शौक़ पूरा किया है। सारे कहते हैं कि तुम्हारा भाई इतना अच्छा है, कैसे चढ़ लेता है, बहुत मुश्किल है चढ़ना। भाई से क्या फरमाइश करते हैं जब वो माउंटेन पे जाते हैं? हम वैसे फरमाइश तो यही करते हैं, कुछ ना लाए, सिर्फ सही सलामत खुद ही वापस आ जाए। क्या आपके भाई सख्त हैं या नरम है? नहीं, बहुत अच्छे हैं, वो सबको प्यार करते हैं, ना डांटते हैं ना कुछ करते हैं। ज़्यादा देर तो अब वहीं पहाड़ों पे ही रहता है, घर ज़रा कम, तो जितनी देर गुजारता है यहाँ पे ठीक गुजरता है टाइम। तब इतना डांटता वगैरह नहीं है और प्यार से बात वगैरह करता है। कोई अगर कोई बुरी भी बात हो तो प्यार से समझाता है। इनकी कौन सी खास आदत है जो आपको अच्छी लगती है? हिम्मत जल्दी नहीं हारता, बस चलता रहता है, करता रहता है। जो चीज़ के पीछे पड़ जाता है फिर वो चीज़ करके रहता है। शहरोज के दोस्त उनको मुबारकबाद देने आ गए। ड्रोन कैमरा इस्तेमाल करने का उन्हें बहुत शौक है। दोस्तों के साथ मिलकर घर के बाहर ड्रोन उड़ाया। छोटे भाइयों और दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेली। अपने कमरे में आए। ये बताएं जी, इस सूट की क्या खास बात होती है कोपेमाई में? ये क्या बर्फ की सर्दी से बचाता है? ये सूट जो है वो 8000 मीटर की चोटियों के लिए जो है वो यूज़ होता है। सबसे पहली बात, ये सूट की ख़ास बात ये है कि ये -35, -50 तक, -60 तक भी आपको कवर कर सकता है। इसकी खासियत ये है, ये गूस के परों से बना होता है। हर 8000 मीटर पे जो भी माउंटेनियर जाता है वो इसको पहनता है। इसको आम जुबान में डांगरी भी कहते हैं हम लोग, डाउन सूट भी कहते हैं इसको हम लोग। और इसकी कितनी कीमत होती है? 2 लाख रुपया। और ये जूते जो हैं इनकी क्या खास बात है? ये जूतों की खास बात ये है कि ये डबल लेयर जूते हैं और ये 8000 मीटर के लिए स्पेसिफिकली बने हुए हैं। इनके अंदर ख़ास बात ये है कि इसके अंदर एक और लेयर है, एक और जूता है जो आप पहनते हो, और वो आपके पैर को जो है वो एक तो गर्म भी रखता है, इंसुलेटेड है उसके अंदर वाला, और दूसरी बात ये है कि ये आपके पैरों के अंदर कोई बर्फ़ भी नहीं जाने देता। तीसरी बात ये है कि जो हम कांटे इसके नीचे लगाते हैं वो इस जूते पे बिल्कुल परफेक्टली आते हैं। This is K2, the Savage Mountain. ये बूट कितने के आते हैं? ये बूट 1.5 लाख रुपए के। और क्या क्या चीजें होती हैं जो इस्तेमाल मैं होती हैं? आपको कुछ चीज़ें जो है दिखाता हूँ। ये हार्नेस है बेसिकली। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग बिजली का काम करते हैं वो लोग इसको पहनते हैं लटकने के लिए खंभों वगैरह के साथ। हम लोग जो है वो इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारी सेफ्टीज़ वगैरह होती हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर डिफरेंट हुक लगे हुए हैं। इनको हम कहते हैं कैराबिनर्स। ये एक कैराबिनर कम से कम भी 3000 kg वेट उठा सकता है। और आपकी जो बेसिकली सेफ्टी है ना सारी, वो इस कैराबिनर पे जो है वो डिपेंडेंट होती है। अच्छा, कैसे? आप जब भी, जिस तरह ये एक फिक्स लाइन लगी हुई है तो आप उसके अंदर इस तरह हुक करके जो है वो अपने आप को सेफ कर लेते हो, ताकि अगर आपकी फॉल हो कहीं पे तो जब आप गिरो तो कहीं ना कहीं जो है वो रस्सी फिक्स हो और वो वहाँ पे अटक जाए।
उसके बाद ये आता है असेंडर, इसको जुमार भी कहते हैं। इसका काम ये होता है कि ये आपकी बेल्ट के साथ लगा होता है, बिल्कुल एक रस्सी के साथ, इस तरह इसको यहाँ से हम इस तरह करके बांधते हैं, ये बिल्कुल एक रस्सी के साथ लगा होता है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि जब आप इसको जो पहाड़ पे रस्सी लगी होती है उसके अंदर डालते हो तो ये ऊपर तो जाता है लेकिन वापस नहीं आता नीचे। तो जब आप असेंडिंग कर रहे होते हो, जब आप पहाड़ की चोटी की तरफ जा रहे होते हो, जब आप 70 की स्लोप पे जा रहे होते हो, तो ये चीज़ है जो आपको सेव करती है। और अगर आपकी फॉल होती है तो ये आपको लॉक कर लेता है और ये अटैच होता है आपके हार्नेस के साथ, और आपका हार्नेस लगा होता है इधर। और ये क्या चीज़ है जी? ये खाना पकाने वाले पॉट हैं जिसपे हम खाना पकाते हैं। इसके नीचे बिल्कुल इतने इतने से सिलेंडर्स लगे होते हैं। मज़े की बात यह है कि जब आप इसके अंदर खाना पका रहे हो तो घर वाला टेस्ट तो नहीं आता, खैर घर बहुत याद आता है। अच्छा, घर याद आता है? घर का खाना, घर का खाना याद आता है, घर बहुत याद आता है, निहारी बहुत याद आई है, चावल दाल चावल बहुत याद आए हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो याद आती रहती हैं। मतलब एक दफ़ा ना मैं तकरीबन कोई कैंप 3 पे 7,500 मीटर मेरे ख्याल से उसकी बुलंदी थी, उधर बैठ के जो है वो मैं पानी बना रहा था। अब पानी हम लोग बनाते हैं, बर्फ़ लेके आके पॉट में डालते हैं और उसको फिर पिघला के जो है वो फिर एक बोतल बनती है हार्डली, और वो फिर सारे पीते हैं मिलके। और बर्फ़ वाला पानी तो हम सुनने में आसान लग रहा होगा कि बर्फ़ वाला पानी जो है वो पी लेंगे आराम से, ये कर लेंगे। असल में बर्फ़ वाले पानी की बाकायदा एक स्मेल होती है और बर्फ़ वाले पानी का बाकायदा एक टेस्ट होता है। अच्छा जी, जिस पानी का टेस्ट होता है, जिस पानी की स्मेल होती है, वो पानी आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे वो किस टाइप का पानी होगा। और वो बर्फ़ से बनाया जाता है, आइस से नहीं, स्नो से। ये एक बिल्कुल छोटी सी डिवाइस है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सकती है, बेसिकली ये आपका लाइफ सेवर है। जब आप पहाड़ से उतरना शुरू करते हैं ना तो आप क्या करते हैं कि ये इस रस्सी को इसके अंदर इस तरह डालते हैं हम लोग, और उसके बाद एक हुक हम लोग लगाते हैं इस तरह। तो क्या होता है कि जब आप पहाड़ से नीचे उतर रहे होते हो ना, ये होता है आपका ब्रेकिंग हैंड, ये वाला। ये जैसी आएगी तो अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो ये नीचे नहीं आएगी, आपकी फॉल नहीं होगी, आप गिर नहीं सकते। अच्छा जी, ये देखें ये। लेकिन जैसे ही मैं इसको थोड़ी सी ढील देता हूँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप रिपेल कर रहे हो, आपकी स्पीड भी स्लो हो जाती है इससे। रस्सी का मैं थोड़ा सा बताता चलूँ आपको। तो ये एक बंदा रस्सी ऊपर लेके जाता है तो वो यहाँ से उस बंदे की सेफ्टी को कंट्रोल करता है, और वो जो बंदा है वो ऊपर जाके रस्सी लगाता है। अब वो जो रस्सी लगा लेता है उसके बाद जो है वो बाकी बंदे जो हैं वो रस्सी के साथ जो है वो सेफ्टी में ऊपर आते हैं। ये नहीं है कि रस्सी के साथ ऊपर आना बड़ा आसान है, रस्सी लग गई है तो बस हम चले जाएंगे किसी ना किसी भी तरह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली रस्सी ये है कि अगर आप किसी पॉइंट पे जाके गिरो तो वो आपको बचा ले। हर दफ़ा जो नया मुहिम जाती है वो अपनी रस्सी लेके जाती है जी, और वो पहाड़ पे रस्सी फिक्स करते हैं। उसके बाद हम लाइन में बना के जो है वो एक तरह से लाइन में चलते हैं, जो कि एटिकेट्स है माउंटेनियरिंग के, कि आपको एक लाइन में अगर कोई बंदा आपसे स्लो है तो आप उसको क्रॉस कर लो। लेकिन जब आप उसको क्रॉस करते हो एक ही रस्सी पे तो शर्त ये है कि क्रॉस करने वाला अपनी सेफ्टी उतार के आगे जाएगा, ना कि वो जो रेस्ट कर रहा है। पहाड़ की चढ़ाई हो या उतराई दोनों मुश्किल तो हैं, लेकिन ज़्यादा मुश्किल कौन सी चीज़ है? मेरे ख्याल से उतरना, क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए ना तो जब आप चढ़ते हो आपको 2 दिन लगते हैं, तो लेकिन जब आप उतरते हो आपको 1 दिन लगता है। उस वक्त स्पीड ज़्यादा होती है आपकी, तो जब स्पीड ज़्यादा होती है तो कंट्रोल उतना नहीं रहता जितना स्लो स्पीड पे रहता है आपको, तो टेक्निकली उतरना मुश्किल है। और ये हेलमेट है? ये हेलमेट है जो आपको एक बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बचाता है, नॉन ब्रेकेबल हेलमेट है। ये कितने का होगा? मेरे ख्याल से ये तकरीबन कोई 7-8 हज़ार रुपए का। कैंप के अंदर जो है वर्दी नहीं दाखिल होती?
कैंप के अंदर सर्दी बिल्कुल दाखिल होती है, लेकिन उसके अंदर स्लीपिंग बैग्स होते हैं आपके पास बेसिकली, जो आपको सर्दी से बचाते हैं, लेकिन वो इतनी सर्दी से नहीं बचा सकते हैं आपको। थोड़ी बहुत ठंड लगती है, लेकिन काफ़ी हद तक ठंड कम कर देती है वो। हेलो गाइस, इस वक्त कैंप 2 पे हूँ मैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, तकरीबन -20 तो हो गई। ये आप फ्लैग्स देख रहे हैं, ये बेसिकली नेपाल के फ्लैग्स हैं। जब भी हम बेस कैंप पे पहुंचते हैं ना, तो वो लोग इनको बेस कैंप पे लगाते हैं। ये उनका एक तरह से रिलीजियस फ्लैग है नेपालियों के। हमें तो कलरफुल लगते हैं, मैं तो इस वजह से लेके आया हूँ इसको। तो हम लोग क्या करते हैं, ये लोग नेपाली क्या करते हैं, इसको बेस कैंप पे ना हर जगह पे लगा देते हैं, तो वो बड़ा एक लुक आ जाती है बेस कैंप वाली इसके अंदर। दोपहर का खाना फैमिली के हमरा खाया। घर से रवाना हुए, कम उम्री में ही शोहरत मिल गई, परियां तो इर्द गिर्द मंडलाने लगी होंगी। बात तो आपकी भी ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन आई थिंक सो कि लोग आपके काम को बहुत प्यार करते हैं। लड़कियों के फोन आते हैं या नहीं? आते हैं, ज़रूर आते हैं। क्या कहते हैं? कोई मोहब्बत का तो इजहार नहीं होता है, लेकिन तो आपने कोई अभी फ्रेंडशिप नहीं की? दोस्तें तो हैं मेरी, हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा जी। कभी किसी ने राह चलते रोक कर इज़हार इश्क किया? इज़हार इश्क तो नहीं किया, मैं तो खुद इंतज़ार में हूँ भाई, कब कोई आएगा रोकेगा मुझे, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैसी लड़की से शादी करेंगे? मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो कि मेरे साथ पहाड़ों को सर करे। अच्छा, थोड़ी एडवेंचरस होना, थोड़ा लाइफ का मज़ा भी आए। शक्लो सूरत कैसी होगी उसकी? कलर्ड आइज पसंद है, लेकिन कैसी भी चलेगी, माउंटेनियर होनी चाहिए। जिम पहुंचे, जिस्म को चुस्त और तवाना रखने के लिए वर्जिश करते हैं। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में पैसे भी बहुत हैं, अभी आने तो नहीं शुरू हुए होंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े बहुत आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी सपोर्ट कर रही है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं जो है वो एक जिस चीज़ का रुझान नहीं था पाकिस्तान में, उसकी वजह से आने वाले बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स को जो है वो मौका मिलेगा। तो हम जो डॉक्टर इंजीनियर के पीछे भागते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स के अंदर भी जो है वो लोग इसी तरह पैसा कमाएं, इसी तरह नाम कमाएं। पैरागॉन सोसाइटी में फूफो के घर आए, कजन राहीम भट्ट ने इस्तकबाल किया। चाय का एहतमाम भी किया गया। पहाड़ों की चढ़ाई में पढ़ाई का नुकसान तो हुआ होगा, कितना पढ़े हैं? मैंने जो है वो FSC अपनी की है। अच्छा। लेकिन मेरा मानना ये है पर्सनली तौर पे कि मैं माउंटेनियरिंग कर रहा हूँ, और माउंटेनियरिंग के अंदर जो माउंटेनियरिंग की जो एजुकेशन है उसको मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ अपनी। तो क्या आप माउंटेनियरिंग की कोई एजुकेशन ले रहे हैं? माउंटेनियरिंग की किस तरह जाती है, माउंटेनियरिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, माउंटेनियरिंग कैसे होती है, क्या इसका स्कोप है, इसको किस तरह रोप को फिक्स किया जाता है, जुमार किस तरह लगाया जाता है, ये सब चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। ये सब काफ़ी चीज़ें मुझे आती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। कोह पैमाई का काम बहुत कठिन है, क्या इस हवाले से दुनिया में कोह पैमाओं की लाइफ इंश्योरेंस का कोई इंतज़ाम किया जाता है? जी, लाइफ इंश्योरेंस भी होती है। इसके अंदर ग्लोबल रेस्क्यू एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। ग्लोबल रेस्क्यू आपके करीबी हेलीकॉप्टर सेक्टर्स को पैसे देती है,
और अगर हादसाती सूरत में जो है वो आपको इवैक्यूएट कर लेते हैं। मुस्तकबिल का क्या इरादा है, कौन कौन सी चोटियां सर करेंगे? दुनिया में 14 बुलंद तरीन चोटियाँ 8000 मीटर की, जो कि आधी नेपाल में हैं और 5 पाकिस्तान में हैं, 2 नेपाल चाइना में है और बाकी नेपाल के अंदर है। नेपाल की दुनिया की बुलंद तरीन चोटी तो मैं सर कर चुका हूँ, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी भी मैं सर कर चुका हूँ, दुनिया की मुश्किल तरीन चोटी भी सर कर चुका हूँ। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले 3 सालों में मैं अपने मिशन को बिल्कुल एंड तक पहुंचाऊंगा और दुनिया का कम उम्र तरीन कोपेमा बनूंगा जिसने 14 की 14 चोटियां सर की हैं, और ये एजाज़ भी जो है वो अपने मुल्क को दूँ। At the top of Everest, and I'm gonna give a tribute to Anishat Para. Anishat Para, brother, you're in our heart. Just continuing your legacy with young mountaineers of Pakistan. Inshallah, we'll summit all 14 peaks in the world. We miss you a lot, Ali. Pakistan miss you a lot. Hello guys, right now I'm at the top of K2. Beautiful weather. And thank you so much Pakistan for supporting me. Thank you.